हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर, चारू एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं जो हमारी क्लास नाइन्थ है। जो क्लास नाइन्थ है उसकी गणित की जितनी भी प्रश्नावलियां हैं उन सभी को मैं बारी बारी से यहाँ पे आपको हल करवाऊंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से क्लास नाइन्थ की जितनी भी गणित की प्रश्नावलियां हैं उन सभी के जो डाउट्स है, उन सभी के जो सवाल है उनको मैं हल करवाने वाला हूं। तो सभी जुड़ जाइए और निरंतर इन क्लासेस को देखिए। और फिर भी आपके कुछ डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। संख्या रेखा एक सरल रेखा जिस पर विभिन्न संख्याओं को निरूपित किया जाता है उसे हम संख्या रेखा के नाम से जानते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संख्या रेखा। हमने एक सरल रेखा बना रखी है और इस सरल रेखा पर हमने विभिन्न संख्याओं को निरूपित कर रखा है। इसी को हम क्या कहते हैं? सरल संख्या रेखा के नाम से जानते हैं। इसी को हम संख्या रेखा के नाम से जानते हैं। तो संख्या रेखा क्या होती है? वह सरल रेखा जिस पर विभिन्न संख्याओं को निरूपित किया जाता है उसे हम संख्या रेखा कहते हैं। प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को n से लिखा जाता है और जहां से हम गिनना प्रारंभ करते हैं, जहां से हम गिनना प्रारंभ करते हैं वहां से हमारी प्राकृत संख्याएं शुरू होती है। जैसे 1 2 3 4 5 और आगे ये अनंत तक चलती है। जहां से हम गिनना शुरू करते हैं और आगे अनंत तक जो संख्याएं जाती है उन सभी संख्याओं के समूह को हम प्राकृत संख्याओं के नाम से जानते हैं और इन प्राकृत संख्याओं को हम n से लिखते हैं। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को w से व्यक्त किया जाता है। यदि प्राकृत संख्याओं में हम जीरो को और शामिल कर लें, यदि प्राकृत संख्याओं में हम जीरो को और शामिल कर लें तो इन संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याओं के नाम से जानते हैं। इन संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है? जीरो से शुरू होकर के और आगे 1 2 3 4 5 और अनंत तक चलती है, उन सभी संख्याओं के समूह को हम पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, केवल और केवल इस जीरो का अंतर है। पूर्ण संख्या में इस जीरो को ऐड कर लिया जाता है और प्राकृत संख्याओं में ये जीरो शामिल नहीं है। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को z से व्यक्त किया जाता है। पूर्णांक संख्याओं को z से व्यक्त किया जाता है। यदि हम पूर्ण संख्याओं में इनके ऋणात्मक भी शामिल कर लें, इन संख्याओं के ऋणात्मक भी शामिल कर लें, जैसे हम जीरो से आगे चलते हैं तो 0 1 2 3 4 ऐसे ये अनंत तक चलती रहती है। यदि हम जीरो से पीछे चलेंगे तो -1, फिर -2, -3, ये पीछे भी ऐसे अनंत तक चलती रहेगी। तो इन सभी संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या के नाम से जानते हैं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? जीरो से पीछे जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, -1 -2 -3 -4 और अनंत तक, और जीरो से आगे भी जितनी धनात्मक संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 और अनंत तक जो संख्याएं जाती है, इन सभी संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक संख्या के नाम से जानते हैं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और जहां q कभी भी बराबर नहीं होता जीरो के, q कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता, उन सभी संख्याओं के समूह को हम परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं।
प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या व पूर्णांक संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। अतः ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। जितनी भी हमारी प्राकृत संख्याएं हैं, और हमें पता है प्राकृत संख्याएं कहां से शुरू होती है, 1 से। जितनी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, जितनी भी हमारी पूर्णांक संख्याएं हैं, उन सभी को हम परिमेय संख्याओं के नाम से जानते हैं। उन सभी संख्याओं को हम कह सकते हैं परिमेय संख्याएं, क्योंकि जितनी भी प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इन सभी को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, देखिए, हमें पता है जो परिमेय संख्याएं होती है उन्हें हम p बटा q के रूप में लिखते हैं। p बटा q के रूप में लिखते हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है। बताइए, हम इस 1 को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? मैं इसके बटे में 1 लगा सकता हूं। तो बताइए, ये भी तो 1 ही है। कोई भी संख्या है उसके बटे में 1 होता ही होता है। अगर 1 का मैं फिर वापस 1 में भाग करूंगा तो वापस हमारे पास उत्तर क्या आएगा? 1 आएगा। उसी प्रकार मैं 2 को भी p बटा q के रूप में लिख सकता हूँ, 3 को भी p बटा q के रूप में लिख सकता हूँ, 0 को भी मैं p बटा q के रूप में लिख सकता हूँ, क्योंकि 0 का अगर 0 में मैं 1 का भाग दूंगा तो वापस क्या आएगा? हमारे पास 0 ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार मैं -2 को भी p बटा q के रूप में लिख सकता हूँ, -3 को भी p बटा q के रूप में लिख सकता हूँ। तो जिन संख्याओं को मैं p बटा q के रूप में लिख सकता हूं, उन सभी संख्याओं के समूह को मैं परिमेय संख्या के नाम से जानता हूं। तो परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। सभी की सभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और सभी की सभी जो पूर्णांक संख्याएं हैं, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ही आती है। ध्यान रखना। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं और इन्हें q से प्रदर्शित किया जाता है। तो जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। और संख्या रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याएं होती है। ध्यान रखना, ये जो हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं को हम संख्या रेखा के ऊपर दर्शा सकते हैं। संख्या रेखा के ऊपर दर्शा सकते हैं। संख्या रेखा के ऊपर भी दर्शा सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं जैसे √2 है, √3 है, √5 है, पाई है, ये जो सभी संख्याएं होती है इस प्रकार की, इन सभी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। आपको सीधा सा ध्यान रखना है, जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, उन सभी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। आगे चलते हैं। वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। इसे r से व्यक्त किया जाता है। इसे किससे व्यक्त किया जाता है? r से इसे व्यक्त किया जाता है। ध्यान रखना आप, जितनी भी हमारी परिमेय संख्याएं हैं, जितनी भी हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है और इसे हम r से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? r से। अब देखिए, संख्या रेखा पर √2 का स्थान। यदि हमें √2 को संख्या रेखा के ऊपर दर्शाना है तो हम कैसे दर्शा सकते हैं? बहुत आसानी से हम संख्या रेखा के ऊपर जो √2 है उसका स्थान बता सकते हैं कि कौन सा बिंदु जो है √2 है। देखिए कैसे। सबसे पहले हम एक स्केल लेंगे
और आपको एक प्रकार ले लेना है और स्केल ले लेना है, और आप चांदा भी ले सकते हो। स्केल की सहायता से हम एक सरल रेखा बनाएंगे। हमने एक सरल रेखा बना ली है स्केल की सहायता से, और यहां पे मैं एक बिंदु ले लेता हूं, बिंदु ओ, इसको मैं नाम दे देता हूं। जो बिंदु लिया है उसको मैंने क्या नाम दिया है? बिंदु ओ। और यहां पर एक निश्चित दूरी पर, इस बिंदु के ऊपर प्रकाश को रख करके और एक निश्चित माप का मैं चाप काटूंगा। यहाँ पे मैंने एक निश्चित माप ले लिया है और इस संख्या रेखा के ऊपर मैं एक चाप काट रहा हूं। यहाँ पे मैंने ये एक चाप काट दिया। फिर जहां पे मैंने चाप काटा है वहां पे मैं प्रकार को रखूंगा और आगे इस संख्या रेखा पर उतनी ही दूरी पर मैं एक चाप और काटूंगा और आगे इसे एक चाप और काटूंगा। ऐसे मैं 2 या 3 यहाँ पे संख्या रेखा के ऊपर चाप काट लेता हूं। फिर देखिए, जो हमारा बिंदु ये है इसको मैं ए नाम दे देता हूं, और जो हमारा बिंदु ए है यहां पे अब मैं, आप चांदे की सहायता से 90 डिग्री की एक रेखा खींच सकते हैं। अगर आप फुट्टे की सहायता से खींचना चाहते हैं तो फुट्टे की सहायता से भी आप इस रेखा को खींच सकते हैं। मैं यहाँ पे फुट्टे की सहायता से ये एक 90 डिग्री की रेखा खींच रहा हूं, और जितनी दूरी ओ से ए तक की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी पर मैं क्या करूंगा, इस प्रकार से इस 90 डिग्री की रेखा के ऊपर मैं एक चाप काटूंगा। यहां पे मैंने एक चाप काट लिया है और उतनी ही दूरी पर चाप काटा है जितनी दूरी ओ से ए तक की है, और ओ से ए तक की दूरी मैं मान लेता हूं 1 इकाई। तो हमारी इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं बिंदु बी। तो ए से बी तक की दूरी भी हमारे पास कितनी आ गई है? 1 इकाई आ गई है। ये जो बिंदु ओ है, अब मैं बिंदु बी से बिंदु ओ को मिलाऊंगा। बिंदु बी से बिंदु ओ को अभी यहां से हम मिलाएंगे। बिंदु ओ से मैंने बिंदु बी को यहां पर मिला दिया है। यहां पे बिंदु ओ से मैंने बिंदु बी को मिला दिया है। तो अब आपके सामने एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है जिसके अंदर ये जो कोण है, इस बिंदु के ऊपर ये जो कोण दिखाई दे रहा है, ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का कोण यहां पे दिखाई दे रहा है। और जिस त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री का कोण होता है उस त्रिभुज को हमें समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। इस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। और आपने जो क्लास 6 है उसके अंदर एक प्रमेय पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। ये जो ओ से ए तक जो दूरी है, ओ ए बराबर कितना है हमारे पास? 1 इकाई। और यही हमारा क्या है? आधार है। यही हमारा क्या है? आधार। और बिंदु ए बी, जो हमारी बिंदु ए बी है, इसकी लंबाई हमारे पास कितनी है? 1। और ये हमारा क्या है? लंब। अब आपको पता कैसे चला कि ये लंब है, ये आधार है? तो जो 90 डिग्री का कोण है, इसके जो सामने वाली भुजा है उसको हम कर्ण के नाम से जानते हैं, ओ बी। ओ बी हमारे पास नहीं है, और ये हमारा क्या है? कर्ण। कर्ण अभी हमें ज्ञात करना है क्योंकि हमारे पास आधार है, लंब है, तो हम कर्ण को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये मान लो कोण आपके पास थीटा है, तो इसके सामने वाली जो भुजा है इसे हम लंब के नाम से जानते हैं। इस भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब। और ये जो भुजा है हमारी, ये है आधार, और ये भुजा हमारी है कर्ण। तो हमारे पास में आधार है,
लंब है, तो हम आसानी से कर्ण को भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार, हमारे पास में कितना है? 1, तो हम कर देंगे 1 की स्क्वायर, प्लस लंब हमारे पास कितना है? 1, तो 1 की स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर बराबर 1 की स्क्वायर का मतलब है 1 गुणा 1, और 1 गुणा 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 ही तो आएगा, तो हमने लिख दिया 1, प्लस यहां भी 1 की स्क्वायर है तो यहां भी क्या आ जाएगा? 1। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। यदि हम, ये हमारा है दायां पक्ष और ये है हमारा बायां पक्ष, यदि हम दाएं पक्ष में से किसी संख्या के ऊपर से अगर स्क्वायर को हटाते हैं, ये जो घात लगी है इसको हटा रहे हैं, तो यहां पे क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि वर्गमूल लग जाएगा। तो अगर मैं यहां से स्क्वायर को हटाऊंगा तो यहां क्या लग जाएगा? अंडर रूट। और हमारे पास में जो कर्ण निकल के आया है वो कितना आया है? अंडर रूट 2। कर्ण हमारे पास में कितना आ गया है? अंडर रूट 2। अब O से B तक की जो दूरी है वो हमारे पास में कितनी आई है? अंडर रूट 2 आई है। अब हम वापिस से जो हमारा प्रकार है उस प्रकार की सहायता से बिंदु O पर मैं इस प्रकार को रखूंगा और बिंदु B तक मैं इसको खोलूंगा। बिंदु B तक मैंने इसको खोल लिया है और यहां से मैं एक चाप काटूंगा। कि मैंने यहां पे एक चाप काट लिया है और इस संख्या रेखा पर जहां पे ये चाप कटा है उसको मैं नाम दूंगा बिंदु P। और O से B तक की जो दूरी है वही दूरी O से P तक की है, तो हम कह सकते हैं जो बिंदु P है वो हमारा संख्या रेखा पर क्या है? अंडर रूट 2 है। इस प्रकार आप अंडर रूट 2 को संख्या रेखा के ऊपर आसानी से दर्शा सकते हैं। ये जो लंबाई मैंने 3 सेंटीमीटर ली थी, आप 2 लीजिए, 1 सेंटीमीटर लीजिए, है ना? लंबाई आपको मानकर ही चलनी है। अगर आप लंबाई एक की, यहाँ पे जो आधार है उसकी लंबाई 1 इकाई ले रहे हो तो लंब की जो लंबाई है वो भी आपको 1 इकाई ही लेनी पड़ेगी, तभी हमारा कर्ण क्या आएगा? अंडर रूट 2 आएगा। इस प्रकार आप अंडर रूट 2 को संख्या रेखा के ऊपर आसानी से दर्शा सकते हैं। बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वापस वीडियो को बैक कीजिए और दोबारा से देखिए, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। ये देखिए, यहाँ पे अंडर रूट 2 को हमने संख्या रेखा के ऊपर दर्शा रखा है। इस प्रकार आप भी संख्या रेखा के ऊपर अंडर रूट 2 को दर्शा सकते हैं। वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार। जो वास्तविक संख्याएं हैं उनके दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हमें पता है जो वास्तविक संख्याएं हैं वो किन से मिलकर के बनी हैं? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या से मिलकर के बनी हैं। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर के हमारी वास्तविक संख्याएं बनी हुई है। वास्तविक संख्याएं। दशमलव प्रसार 3 प्रकार का होता है: शांत दशमलव, अनबसानी आवर्ती और अनबसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार कौन सा होता है? शांत दशमलव प्रसार वह प्रसार है जिसके अंदर जो शेषफल है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। जो शेषफल है वो क्या हो जाता है? 0। ऐसे प्रसार को हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव प्रसार के नाम से जानते हैं। वह दशमलव प्रसार जिसमें हर का भाग अगर हम अंश में देते हैं तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार के नाम से जानते हैं। यहां पे देखिए, ये जो 7/8 है, 7/8 है, ये किस फॉर्म में लिखी हुई है? P/Q के रूप में लिखी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है।
अभी हमने पढ़ा है कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, वे संख्याएं जिन्हें p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे 7/8 p बटा क्यू के रूप में लिखी हुई है, तो ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो जो शांत दशमलव प्रसार होता है वो केवल और केवल परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ही होता है। ध्यान रखना, जो शांत दशमलव प्रसार है वो केवल और केवल परिमेय संख्याओं में होता है, अपरिमेय संख्याओं में शांत दशमलव प्रसार नहीं होता है। आगे देखिए, अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, अनबसानी आवर्ती और अनबसानी अनावर्ती। आवर्ती शब्द से आप क्या समझते हैं कि बार बार किसी संख्या की पुनरावृत्ति होना, उसे ही हम आवर्ती कहते हैं कि बार बार कोई संख्या आ रही है। जैसे देखिए 10/3 लिखा है, अगर हम 3 का भाग 10 में देते हैं तो हमारे पास 3.3333 ये अनंत समय तक यहाँ पे चलता जाएगा और कभी भी इसका जो शेषफल है वो 0 नहीं होगा। ध्यान रखना, कभी भी इसका शेषफल 0 नहीं होगा। ऐसे प्रसार को हम क्या कहते हैं, अनबसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। और ये भी देखिए यहाँ पे p बटा क्यू के रूप में लिखी हुई है, तो ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो शांत दशमलव प्रसार है और अनबसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है, ये दोनों के दोनों प्रसार केवल और केवल परिमेय संख्याओं में ही होते हैं। किसमें होते हैं, परिमेय संख्या में। फिर देखिए अनबसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार, स्पष्ट रूप से हमें यहाँ पे √2, √3, √5 पाई ये संख्याएं दिखाई दे रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं। ये कौन सी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं। ना तो ये p बटा क्यू के रूप में लिखी जा सकती है, ना कभी भी इनका शेषफल 0 आता है, और ना ही कभी इसमें संख्याओं की आवर्ती होती है। ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं, अनबसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। और ये केवल किसमें होता है, अपरिमेय संख्याओं में होता है। आगे चलते हैं। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनबसानी आवर्ती होता है, क्योंकि इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये अभी हमने जाना है कि जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अनबसानी आवर्ती होता है। शांत दशमलव प्रसार वह प्रसार है जिसमें शेषफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और अनबसानी आवर्ती दशमलव प्रसार वे परिमेय संख्याएं जिनका शेषफल कभी 0 नहीं होता और उन्हें हम p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं, और कभी भी इन संख्याओं का शेषफल 0 नहीं होता है। 1, 2 या 4, 5, 10 संख्याएं क्या है, बार बार पुनरावृत्ति करती रहती है, बार बार आवर्ती करती रहती है, उसे हम अनबसानी आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनबसानी अनावर्ती होता है क्योंकि इसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जो अपरिमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार हमेशा कैसा आता है, अनबसानी अनावर्ती ही आता है। इसके अलावा कोई भी दशमलव प्रसार इसका नहीं आता है। देखिए हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है 3.14267 इसे अगर मुझे p बटा क्यू के रूप में लिखना है, यहाँ पे देखिए कोई भी डैश 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 नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसे पॉइंट 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 ऐसे लगा होता तो मुझे पता चलता कि ये संख्याएं क्या है, बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन ऐसा कोई भी डैश यहाँ पे नहीं लगा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो 8 जहां पे आया है वहां पे क्या है, इसका मान 0, इसका जो शेषफल है वो क्या हो गया, 0। तो इसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये कैसा प्रसार है, ये शांत दशमलव प्रसार है। ये कैसा प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार। अगर मैं इस पॉइंट को उड़ाऊंगा तो पॉइंट के बाद में जितनी भी संख्याएं हैं उतने क्या लग जाएंगे, बटे में 0 लग जाएंगे। 3, 1, 4, 2, 6, 7, 8। तो पॉइंट के बाद में कितनी संख्या, 6 संख्या, तो बटे में मैंने कितने 0 लगा दिए, 6 0 लगा दिए। तो इसे हमने लिख दिया p बटा क्यू के रूप में। उसी प्रकार देखिए एग्जाम्पल 2 हमारा है 0.3333, और ये
आगे चलता ही जा रहा है और ये आगे ऐसे चलता ही जा रहा है, यानी कि ये जो 3 है ये बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसकी आवृत्ति हो रही है। तो इसे हमें अगर P बटा Q के रूप में लिखना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए कैसे हम इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं मानूंगा कि जो इसके ऊपर यहाँ पे देखिए ये लाइन खींची हुई है, तो इसे हम बार के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बार। अगर कोई संख्या बार बार पुनरावृत्ति कर रही है तो उसे हम लिख सकते हैं 0 पॉइंट, जैसे 3 बार बार पुनरावृत्ति कर रहा है तो उसके ऊपर हम बार लगा करके इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 है ये बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। यदि यहाँ पे 3 4 5 6 0.3 4 5 6 ये संख्याएं बार बार रिपीट होती तो मैं इसके ऊपर भी क्या लगा देता? यहाँ पे बार लगा देता। इसका मतलब ये चारों संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है। जितनी संख्याओं के ऊपर ये बार लगा होता है इसका मतलब यह है कि ये संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है। यदि एक संख्या के ऊपर ये बार लगा है तो एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है। 4 संख्याओं के ऊपर ये बार लगा है तो ये 4 संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है। तो इसे बदलने के लिए मुझे क्या करना है कि मुझे मानना है कि जो 0.333 डेश 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 आगे ये चलता जा रहा है वो x के बराबर है। किसके बराबर है? x के बराबर है। अब मैं क्या करूंगा, ये हमारा हो गया दायां पक्ष और ये हमारा है बायां पक्ष। बायां पक्ष। अब मैं दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों के अंदर क्या है 10 का गुणा करूंगा और ऐसा मैं कर सकता हूं। कैसे? देखिए जैसे 1/2 है बराबर में हमारे पास 1/2 है, ये दोनों संख्याएं बराबर है। यदि मैं इधर भी 10 का गुणा करता हूं और इधर भी मैं 10 का गुणा करता हूं तो 10 गुणा 1 10/2 और यहां भी क्या हो जाएगा 10/2। अगर मैं दोनों ओर एक ही संख्या का गुणा करता हूं तो वो दोनों संख्याएं क्या रहेगी? बराबर ही रहेगी। तो ऐसा मैं कर सकता हूं। यहां पे मैंने दोनों पक्षों में 10 का गुणा किया तो अगर मैं 10 में x का गुणा करूंगा तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 10x। और यदि मैं 10 का गुणा 0.333 इसमें करूंगा तो ये पॉइंट क्या है? एक संख्या इधर चला जाएगा। अगर मैं 10 का गुणा करता हूं तो पॉइंट कहां चला जाएगा? 3 के पीछे यहां पे लग जाएगा। अगर मैं 100 का गुणा करता तो पॉइंट 2 संख्या पीछे चला जाता। अगर मैं 1000 का गुणा करता तो पॉइंट 3 संख्या पीछे चला जाता। जितने जीरो से मैं यहां पे गुणा करता जाऊंगा ये पॉइंट उतना ही आगे चला जाएगा। इधर मैंने 10 का गुणा किया तो यहां आ गया 10x बराबर, यहां पे हमारे पास क्या है 10 का गुणा करने पर हमारे पास क्या प्राप्त हो गया है? 3.3333। ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई और ये हमारे पास में है समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 1 है इसको हम समीकरण 2 में से घटाएंगे। आगे वाला स्टेप हमें क्या करना है? पहले हमें दोनों पक्षों में 10 का गुणा करना है, फिर जो समीकरण 1 है इसमें से इसको हमें समीकरण 2 में से घटाना है। तो यहाँ पे 10x ऊपर मैंने रख लिया है और -x बराबर 0.33। ये हमारी समीकरण 1, यहाँ पे ये 2 है हमारी समीकरण और ये है समीकरण 1। इसको मैं इसमें से घटा रहा हूँ तो देखिए 3.33 है और यहाँ पे 0.33 है। तो जो पॉइंट की बाद वाली संख्याएं हैं ये पॉइंट की बाद वाली संख्याओं से यहाँ से घट गई तो क्या बच गया? 0 बच गया यहाँ पे। और 3 में से अगर 0 चले गए तो यहाँ पे क्या बच गया? 3 बच गया। बराबर यहाँ पे देखिए 10x है और बटे में और नीचे क्या है? x है। 10x में से अगर हम 1x को बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 9x और बराबर में क्या है? 3। अब ये x इसके गुणा में है, अगर मैं इसको यहाँ बाएं पक्ष की ओर लेके जाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा? 3 के भाग में चला जाएगा। तो x बराबर हमारे पास क्या हो गया? 3/9। फिर हम काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो हमारे पास जो उत्तर आया है वो क्या आया है? 1/3।
और ये इसका कौन सा रूप है, P बटा Q वाला रूप है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत आसानी से हम अनबसानी आवर्ती और शांत दशमलव प्रसार को हम P बटा Q के रूप में बदल सकते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा और आगे बहुत सारे सवाल आपको इस टाइप के देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है इस प्रश्नावली का, अच्छे तरीके से आप इसको समझ लेना और फिर हम आगे प्रश्नावलियां करेंगे तो आपको समझने में और भी आसानी होगी। आगे चलते हैं। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। अब ये संक्रियाएं क्या होती है, तो हम गणित के अंदर इनका उपयोग करते हैं, जैसे जोड़ है, घटाव है, गुणा है, भाग है, इन सभी संक्रियाओं का हम प्रयोग करते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, गणितीय संक्रियाएं कहा जाता है। इसे ही हम गणितीय संक्रियाएं कहते हैं, गणितीय संक्रियाएं। तो गणितीय संक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। फिर देखिए, परिमेय संख्या में से अगर हम अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं, यदि हमें परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को चाहे तो जोड़ें चाहे हम घटाएं, तो हमेशा हमारे पास में जो उत्तर आने वाला है वो एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। वो कैसी संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या ही आएगी। अपरिमेय संख्या में हम परिमेय संख्या को चाहे जोड़ें चाहे हम परिमेय संख्या को घटाएं, तो हमारे पास उत्तर हमेशा कौन सी संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या ही आएगी। फिर देखिए 2 नंबर, परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या को गुणा करते हैं या भाग करते हैं, और ये शून्य नहीं होनी चाहिए, ना तो परिमेय संख्या शून्य होनी चाहिए ना अपरिमेय संख्या, ये शून्य नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ये शून्योत्तर इसीलिए मैंने लिखा है कि ये दोनों संख्याएं शून्य नहीं होनी चाहिए। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर हम गुणा करें या भाग करें तो उत्तर हमेशा हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। 3 नंबर पॉइंट देखिए, 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग करने पर हमें परिमेय या अपरिमेय संख्या कुछ भी परिणाम मिल सकता है। यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को, अब की बार देखो दोनों ओर क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, अगर हम 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा या भाग करेंगे, तो हम यह निश्चित नहीं कह सकते कि एक परिमेय संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी, ये दोनों ही आ सकती है। ध्यान रखना, जब 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें, तो हमारा जो आंसर है वो एक परिमेय संख्या भी आ सकती है और हमारा जो आंसर है वो एक अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। आगे देखिए, वर्गमूलों से संबंधित कुछ सर्वसम्मिकाएं। ये जो सर्वसम्मिकाएं हैं वो आपको अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, और ये सर्वसम्मिकाएं हम आगे प्रश्नावली के अंदर बहुत अच्छे तरीके से इसको उपयोग में लेने वाले हैं। तो ये सर्वसम्मिकाएं सभी आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेनी है और अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना है। और पिछली क्लासों में भी ये सर्वसम्मिकाएं चली है, तो आप इसको अच्छे तरीके से भली भांति इसको जानते हैं। जैसे अंडर रूट ए भी लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी भी इसको मैं लिख सकता हूं। जैसे 2 नंबर पे मैंने लिख रखा है अंडर रूट ए बटे में बी, तो इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ए बटा अंडर रूट बी। यहां पे देखिए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए माइनस बी। उसी प्रकार अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी को अगर मैं जोड़ता हूं तो उसे मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी। 5 नंबर हमारी सर्वसम्मिका क्या है, ए प्लस अंडर रूट बी को मैं गुणा करता हूं ए माइनस अंडर रूट बी में, तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, ए की स्क्वायर माइनस बी। 6 नंबर क्या है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी की मैं होल स्क्वायर करता हूं, तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी। तो ये 6 सर्वसम्मिकाएं थी जो हमारी प्रश्नावली के अंदर आगे काम आने वाली है। तो इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लेना, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि आगे प्रश्नावली के अंदर ये सर्वसम्मिकाएं हमारी चलने वाली है। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो।
अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है और आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और कुछ पॉइंट्स आपको अगर नहीं समझ आ रहे हैं तो आप वीडियो को थोड़ा बैक कीजिए, दोबारा से देखिए और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो भी आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ इसकी प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी हम इसके बाद में एक वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर हम चैप्टर 9.1, चैप्टर 9.2, 3, 4, 5 जितने भी जो पहली प्रश्नावली के चैप्टर है वो सभी हम करने वाले हैं। और ये वीडियो कंटिन्यू रोजाना आपको मिलते रहेंगे। तो आपको मेरे वीडियोस बढ़िया लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बना रहे और मैं आगे अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।